नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। देश की सबसे बड़ी महापंचायत के लिए उत्तराखंड ने भी अपने 5 पंचों को चुन लिया है। लोकसभा सीटों पर 5 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और जो अब तक की सामने आई है स्थिति, उसमें भाजपा ने 5 सीटों पर ही जीत हासिल की है। तो क्या इसमें स्थितियां रही चुनाव में, और इसके बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के एडिटर अनूप वाजपेयी जी, और ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी, और वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमत जी, और मेरी सहयोगी रेनू सकलानी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सर, जो चुनाव रहा इस बार का उत्तराखंड में 5 सीटों पर, उसमें भाजपा और अलग अलग जो दल थे, कई दल सामने आए हैं, उसमें ओवरऑल क्या स्थिति रही? ओवरऑल बात करें कि उत्तराखंड के मतदाताओं ने एक बार फिर से पांचों सीटों, मतलब अगर आप चौथा ये चुनाव होगा 2009 में देखें तो पांचों सीटों जो गई थी वो कांग्रेस के पास गई थी। उसके बाद 2014 का इलेक्शन हुआ, उसमें पांचों सीटें बीजेपी ने पाई थी। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी पांचों सीटें बीजेपी के पास रहीं। और 2024 के इलेक्शन में भी देश का नतीजा भले ही अलग तरीके से दिख रहा हो या कुछ राज्यों में बदलाव की स्थितियां दिख रही हो, लेकिन उत्तराखंड के मतदाताओं ने, उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा पे पूरा विश्वास जताया और अपनी पांचों की पांचों सीटों पर अपने बीजेपी के उम्मीदवारों को यहां से चुनकर लोकसभा के लिए भेजा है। इसका एक पीछे पूरा एक कारण है और उसका कारण बताएंगे राकेश जी। बताइए क्यों बीजेपी को इस तरीके का फायदा मिला, या बीजेपी फिर से क्यों रिपीट कर पाई या हैट्रिक बना पाई? देखिए, जहाँ तक भाजपा की जीत का सवाल है तो उसके पीछे के कई समीकरण हैं। पहली बात तो यह है, पहला मसला तो यह है, जब चुनाव शुरू हो रहे थे उससे पहले बीजेपी ने एक माहौल बनाया और उसने जो अपने विपक्षी, जो मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस, उसके जो बड़े नेता थे, खासतौर पर विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, या जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े थे प्रत्याशी, उनको उन्होंने अपने यहाँ शामिल कराया और एक माहौल बनाया कि सब लोग जो हैं, विपक्ष के सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो इससे एक वातावरण बना भाजपा के पक्ष में। दूसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर बड़ा, जैसे उन्होंने बूथों पर अपना एक मैनेजमेंट किया और पन्ना प्रमुख बनाए, उनको लगाया, मोर्चे पर उतारा। हालांकि उस तरह से जो उन्होंने कल्पना की थी कि हम 70% से अधिक वोट लेकर आएंगे, उस तरह का माहौल तो नहीं बन पाया। लेकिन बीजेपी की जीत में एक, क्योंकि उसका सांगठनिक नेटवर्क वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। तीसरा जो फैक्टर रहा वो ये रहा कि क्योंकि जो बीजेपी की जो लीडरशिप थी, जो नेशनल लीडरशिप थी, उसने शुरुआत में ही उत्तराखंड में आकर प्रचार शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे, वो बहुत देरी से उन्होंने अपने प्रचार शुरू किया, जबकि बीजेपी ने अपने दिग्गजों को, जितने भी स्टार प्रचारक जो पहली पांच के नेता थे, पीएम मोदी पहले ही पिथौरागढ़ में चुनाव से पहले ही अपने जनसभा कर गए थे, और योगी आए, राजनाथ सिंह आए, अमित शाह आए, मतलब जितने भी बड़े दिग्गज थे सब आए, उन्होंने प्रचार किया प्रत्याशी के पक्ष में। इससे भी माहौल एक चीज बना। इसमें राकेश जी, क्या ये जो डबल इंजन की बात कही गई चुनाव के बीच में, तो यहाँ पे स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, उसका भी क्या कहीं आपको लाभ होता दिखता है, कि राज्य में सरकार होने का भी फायदा इन पांच उम्मीदवारों को मिला? निश्चित तौर पर इसका फायदा भी मिलता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि एक सत्तारोधी रुझान भी होता है। क्योंकि बीजेपी में लगातार यहाँ पर स्टेट में जो सरकार है वो लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। क्योंकि 2 साल सरकार को हो गए हैं, तो एक रिस्क भी, एक जोखिम भी था कि सरकार का जो, केंद्र सरकार का एंटी स्टेब्लिशमेंट का जो एक सत्तारोधी जो रुझान होता है वो, और ये, लेकिन उसका लाभ भी हुआ, क्योंकि पिछले जो बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड में जो बड़ी परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, खासतौर पर आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है, चार धाम ऑल वेदर रोड है, बद्रीनाथ केदारनाथ का रीडेवलपमेंट प्लान है। तो इसका भी एक माहौल बनाने में ये सारे फैक्टर काम किए, और जो हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी जो हालत सुधरी है, तो ये भी एक इशू थे जिन्होंने टच किया मतदाताओं को। और दूसरा एक विषय सबसे बड़ा ये है कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी माने जाते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ज़्यादा वो करते हैं, उसके पक्ष में रहते हैं, और ये सैन्य बहुल राज्य है, तो इसका भी एक लाभ भाजपा को मिलता है। इसके विपरीत एक सवाल बनता है कांग्रेस के लिए भी। देश के में कई जगह, खास करके उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने वापसी की है कुछ सीटों में। यहाँ पे कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से? यहाँ पर मुख्य कुछ चूक ये हुई कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा, जबकि दूसरे राज्यों में जो चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, उसने राष्ट्रीय मुद्दों को, जो उसकी जो माइनस था, भाजपा का जो माइनस था, उस पर चुनाव लड़ा। और जो जातीय समीकरण जो दूसरे राज्यों में है, उस तरह के फैक्टर उत्तराखंड में नहीं है। जैसे वहाँ पर राजनीतिक जो जातीय ध्रुवीकरण होता है, उसका फायदा किसी एक दल को मिलता है,
तो वो उसमें फेल हो गई बीजेपी। जबकि यहाँ जो चुनाव होता है मुद्दों पर चुनाव होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रवादी मुद्दे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया। सर, इस चुनाव में देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में रहे। जो बसपा है उन्होंने भी जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, और जो मायावती हैं उन्होंने भी जो हरिद्वार में आकर के बड़ी रैली की। तो फिर भी लेकिन हालात उतने नहीं सुधरे, तो क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में बसपा अभी तक वोट काटने वाली भूमिका में रही है। लेकिन पिछले 4 चुनाव, पिछले राज्य बनने के बाद जो 4 चुनाव हुए हैं, 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बसपा का जो वोट प्रतिशत था वो 15% से ऊपर था। वो एक तरह से स्वर्णिम काल था बसपा का। वो धीरे धीरे लगातार घटता जा रहा है। 2014 के चुनाव में वो 4 से 5% के बीच आ गया। 2019 के चुनाव में भी ऑलमोस्ट इतना ही रहा है, लेकिन इस बार जो वोट प्रतिशत है वो बहुत डाउन हो गया है बसपा का। 1 से 1.5% के बीच आ गया है। रही बात बसपा का बेसिकली जो फोकस है वो मैदानी ज़िलों में ज़्यादा रहा है, मैदानी सीटों पर ज़्यादा रहा है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इनमें फोकस रहा है। हरिद्वार ज़िले में पहले बसपा की विधानसभा में भी सीटें रही हैं, अभी भी 2 सीटें बसपा के पास हैं। उसके बावजूद कोई खास असर इसलिए भी नज़र नहीं आया कि जो प्रत्याशियों का चयन है कहीं ना कहीं एक तो उसमें चूक हुई है। बसपा ने हरिद्वार में पहले भावना पांडे को टिकट दिया, फिर 2 दिन बाद एक दूसरा प्रत्याशी आया जो उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं, तो वो शायद उस तरह से लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं। और अगर हम निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय में 2 लोकसभा सीटों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। जैसा माना जा रहा था वो ठीक फाइट मिली है, खासतौर से टिहरी लोकसभा में। टिहरी लोकसभा में युवाओं के बीच से एक नेता बॉबी पवार जो सामने आए थे, उन्हें युवाओं का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और उनकी पूरी बेल्ट में भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला है और बहुत अच्छा वोट लाने में वो कामयाब रहे हैं। और मतगणना के दौरान कई चरण में वो दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी रही है। हरिद्वार लोकसभा में जो विधायक हैं उमेश कुमार ने भी ठीक फाइट की है, लेकिन तीसरे नंबर पर बने रहे हैं। ये भी अपने आप में ठीक है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। जी अच्छा, अगर हम अब सर भाजपा की बात करें तो टिहरी लोकसभा सीट पर हम बात करेंगे, तो राज परिवार पर भरोसा फिर से जताया था भाजपा ने, तो इस पर क्या स्थिति है? देखिए, ये चौथा चुनाव है। इस बार जब चुनाव शुरू हुए थे तो उस समय ये माना जा रहा था कि बीजेपी की जो सबसे कमज़ोर जो प्रत्याशी होंगी, जो दावेदारी होगी, वो टिहरी सीट से ही होगी, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा था कि माला राज्य लक्ष्मी को का टिकट कटेगा। इसको लेकर काफ़ी माहौल था और बीजेपी में कई ऐसे दावेदार भी आ गए थे सामने जिन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी। लेकिन बीजेपी ने राज परिवार पर ही भरोसा किया, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जो राजशाही जो राज परिवार है उसका तिलिस्म शायद ही कांग्रेस तोड़ पाएगी, और इस बार भी वो सिद्ध हुआ और वो उस तिलिस्म को नहीं तोड़ पाई। और दूसरी बात यह है कि एक फ़ायदा अभी बीजेपी को ये भी हुआ कि कांग्रेस अपना मजबूत कैंडिडेट उतारने में नाकाम रही। अगर वो बड़ा चेहरा उतारती तो ये चुनाव संभवतः दिलचस्प होता, कांटे का होता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अंदर खाने अंतर्विरोध से तो अंतर्द्वंद से जूझ रही थी, लेकिन और किसी, क्योंकि मतदाताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था, मजबूत विकल्प नहीं था, तो उन्होंने रानी को ही चुना। महिलाओं की हम बात करें तो महिला मतदाता की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जो महिला प्रतिशत है वो काफी मतलब बढ़ा हुआ भी दिखाई दिया, और 2 सीटों पर सबसे ज्यादा महिला मतदाता भी रही हैं, और उत्तराखंड को जो है मतलब महिलाओं की शक्ति का माना भी जाता है प्रतीक। तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो है कि उत्तराखंड की जनता ने जो सीधे-सीधे है वो भाजपा को क्लीन स्वीप दी है। जो जनादेश है वो क्लीन स्वीप का जनादेश है। इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ एक उभर के भी आती है, हालाँकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अलग-अलग तरीके से सामने आए हैं, लेकिन जो अगर महिलाओं वाले फैक्टर्स की हम बात करें, तो कहीं न कहीं जो आपके अल्मोड़ा सीट है और जो गढ़वाल में जो सीट देखी जा रही है, उन 2 सीटों पर जो है महिलाओं ने भरकर वोट किया है। बहुत ज़्यादा जो है संख्या में आई हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसमें एक चीज़ साफ तौर पे निकल के आ रही है कि भाजपा जो हमेशा से दावा करती आई है कि महिलाएं जो हैं उनके समर्थन में हमेशा से रही है, महिला मतदाता जो है वो हमेशा से जो है आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करती आई, वो इस ओवरऑल इस चुनाव में देखने को मिला है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो
खासतौर जो आंकड़े भी हमारे सामने आए हैं अभी, उसमें उसको देख के ये लगता है कि महिलाओं ने इस चीज़ को समझा है कि जो आधी आबादी की हम बात करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को समझा है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग अब बढ़ चढ़कर कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।